हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 6 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या कोई सजेशंस है रिगार्डिंग दिस चैनल, देन यू कैन मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम। तो इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम्स देख लेते हैं। 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज हम देखेंगे। तो 6 फरवरी का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे है, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। अब कई जगह पे क्या होता है ना, जेनिटल म्यूटिलेशन होती है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होती है। फीमेल का जो जेनिटल पार्ट है उसको कट कर दिया जाता है या उसमें कोई ना कोई चेंजेस कर दी जाती है। ये क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का मानना होता है कि अगर हम जेनिटल पार्ट को थोड़ा सा कट कर देंगे तो उससे क्या होगा, फर्टिलिटी रेट बढ़ेगा। तो ये सब कुछ जो है वो सिर्फ लोगों का मानना है, लेकिन साइंटिफिकली ये सही नहीं है। तो इसीलिए जो जेनिटल म्यूटिलेशन है उसको रोकने के लिए ये डे जो है वो मनाया जाता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो ये कब होता है? ये होता है 6 फरवरी को। 6 फरवरी को होता है और इसका थीम क्या है? हर वॉइस हर फ्यूचर। नेक्स्ट है सेफर इंटरनेट डे। ये भी 6 फरवरी का ही है, ऊपर लिखा हुआ मैंने 6 फरवरी के ही है दोनों डेज। सेफर इंटरनेट डे। सेफर इंटरनेट डे का थीम क्या है? इस साल का थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट इज द थीम ऑफ सेफर इंटरनेट डे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। हु स्वॉर्न इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम है विजय बिश्नोई। तो जस्टिस विजय बिश्नोई नए चीफ जस्टिस बने हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। इससे पहले वो क्या थे? इससे पहले वो राजस्थान हाई कोर्ट के जज थे। इससे पहले वो राजस्थान हाई कोर्ट के जज थे। अब वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के क्या बन गए हैं? चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो असम काफी न्यूज में है। जो लास्ट वीडियो हमने देखी थी उसमें भी हम असम के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं असम के लिए। तो इसीलिए जो असम है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो असम के गवर्नर की अगर हम बात करें तो असम के गवर्नर कौन है? गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। क्योंकि जो चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं इनको ओथ कौन दिलवाता है? इनको ओथ दिलवाते हैं जो गवर्नर होते हैं, राइट। तो इसीलिए हमें गवर्नर का नाम भी यहाँ पे पता होना चाहिए। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया और चीफ मिनिस्टर है असम के हिमांता बिस्व शर्मा। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो एक तो उसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है? एक तो असम में तो है ही है, इसके साथ ही असम के जो आसपास की स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये 3 स्टेट्स की जो हाई कोर्ट है वो भी गुवाहाटी हाई कोर्ट ही है। जैसे जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वो पंजाब एंड हरियाणा दोनों की हाई कोर्ट है, दोनों स्टेट्स की। तो इसीलिए जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ये 4 स्टेट्स के बीच में आती है। कौन कौन सी? असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल, 4 स्टेट्स की ये हाई कोर्ट है। असम का नाम सुना होगा, नाम नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। नेक्स्ट है फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप हेल्ड इन। एक्वाटिक चैंपियनशिप होने जा रही है बिम्स्टेक की। ये पहली एक्वाटिक चैंपियनशिप है जो कहां पे होगी? न्यू दिल्ली में होगी। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। हमारे जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने ये एक्वाटिक चैंपियनशिप शुरू करवाई है। जो फर्स्ट बिम्स्टेक चैंपियनशिप है, एक्वाटिक चैंपियनशिप कहां पे होने जा रही है? ये न्यू दिल्ली में होने जा रही है। दिल्ली में कहां पे होगी? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में 6 फरवरी से लेकर 9 फरवरी 2024 के बीच में ये जो है चैंपियनशिप ये करवाई जाएगी।
राइट। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक इज अ यूनिक लिंक बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है उनके बीच में एक लिंक जो है वो है बिम्स्टेक कंट्रीज का, राइट। बिम्स्टेक में टोटल कितनी कंट्रीज है? बिम्स्टेक के अंदर आती है टोटल 7 कंट्रीज। इसमें 5 कंट्रीज है साउथ एशिया की। साउथ एशिया की कौन सी कंट्रीज है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। और 2 मेंबर कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया के, दैट इज म्यांमार एंड थाईलैंड। तो मैप पे एक बार देख लेते हैं। इंडिया के जो पड़ोसी देश है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, नीचे श्रीलंका आ गया, ये बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार और यहाँ पे थाईलैंड। ये है बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज, राइट। बे ऑफ बंगाल, ये है ना बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। तो इसके आसपास की जो कंट्रीज है वो क्या है? इसकी मेंबर कंट्रीज है। तो बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। 7 मेंबर कंट्रीज हैं। 1997 में ये फाउंड आउट हुई थी थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है यहाँ पे। कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी का कितना? $2.7 ट्रिलियन। 1/4 ऑफ वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स अक्रॉस थ्रू द बे ऑफ बंगाल एवरी ईयर। 6 फोकस एरियाज है ये जो बिम्स्टेक है, इसके 6 फोकस एरियाज कौन से हैं? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। जो फर्स्ट समिट हुई थी बिम्स्टेक की वो कहां पे हुई थी? थाईलैंड में हुई थी। और जो करंट चेयरमैन है इसका वो कौन है? श्रीलंका, राइट। और देख लेते हैं बिम्स्टेक कब बना था? 1997 में। अभी हमने देखा ही है बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। इनिशियली जब ये बना था तो उस टाइम पे इसकी मेंबर कंट्रीज कितने थे? 4 मेंबर कंट्रीज थे और उन्हीं कंट्रीज के नाम से ही इसका नाम रखा गया था बिस्ट ईसी। बिस्ट ईसी, बिस्ट कौन सा हो गया? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये 4 मेंबर कंट्रीज ने मिलकर शुरू करा था इकोनॉमिक कॉपरेशन। ईसी मींस इकोनॉमिक कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन। इन चारों कंट्रीज के बीच में उस टाइम पे जो इकोनॉमिक कॉपरेशन हुआ था तो उसी का नाम दिया गया बिस्ट ईसी। फिर दिसंबर 1997 में, 97 के ही एंड में जाकर ये जो बिस्ट ईसी था इसमें एक और कंट्री ऐड हो गई, दैट इज म्यांमार। तो इसका नाम क्या बन गया? BIMSTEC। म्यांमार नई कंट्री इसमें बाद में ऐड हो गई थी, जिसके चलते इसका नाम क्या बन गया? बिम्स्ट ईसी। फिर 2004 में, 97 से 2004 तक की कहानी है। 2004 में इसका नाम बन गया बिम्स्टेक और तब से लेकर अब तक इसका नाम क्या है? बिम्स्टेक ही है। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? ढाका में, बांग्लादेश में। सेक्रेटरी जनरल है इंदिरामणि पांडे जो कि इंडिया की है। नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंटली कॉलेरा ब्रोक आउट इन विच कंट्री ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की एक कंट्री में कॉलेरा काफी ज्यादा फैल चुका है जिसको बोलते हैं हैजा। तो अब ये कौन सी कंट्री है? ये है जाम्बिया। जाम्बिया में कॉलेरा ब्रेकआउट हुआ है रिसेंटली। अब इंपॉर्टेंट है कंट्री जाम्बिया। जाम्बिया के बारे में हमें पता होना चाहिए, कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए जाम्बिया के बारे में। इंडिया ने रिसेंटली ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है जाम्बिया को, जिसमें कि जो कॉलेरा आउटब्रेक हुआ है तो उसके लिए ये एड भेजी गई है, जिसमें वाटर प्योरिफिकेशन सप्लाईज दी जाएगी, कॉलेरा की टैबलेट्स दी जाएगी, ओरल रिहाइड्रेशन सैशे भी वहां पे भेजे गए हैं। यूरोपियन यूनियन ने 1 मिलियन यूरोस की हेल्प भेजी है, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स किए हैं जाम्बिया के लिए, हेल्प भेजी है यूरोपियन यूनियन ने भी इन जाम्बिया कंट्री को, राइट। तो जाम्बिया के बारे में पढ़ लेते हैं। जाम्बिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी लुसाका। तो कौन सी कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है जाम्बिया? ये अफ्रीका की कंट्री है जाम्बिया जो है, इसके ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इस साइड आ गया अटलांटिक ओशन, यहाँ पे आ गया इंडियन ओशन, राइट। तो जाम्बिया सबसे पहले ऊपर आ गई इसके कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, देन इस साइड तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया एंड अंगोला। ये कंट्रीज है जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। टोटल कितनी कंट्रीज है? कॉन्गो हो गई, दूसरी तंजानिया, थर्ड मलावी, फोर्थ आ जाएगी मोजाम्बिक, फर्स्ट है फिफ्थ है जिम्बाब्वे, 6 है बोत्सवाना, 7th नामीबिया और 8th है अंगोला। टोटल कितनी कंट्रीज है? टोटल 8 कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? एक तो आ जाएगा एबीसी अंगोला, बोत्सवाना, सी से कॉन्गो आ गया, फिर एन से नामीबिया आ गया, M 2 टाइम्स आ जाएगा, M2 मोजाम्बिक एंड मलावी और तंजानिया, NM2T, राइट, तंजानिया आ जाएगा लास्ट में। तो ये 8 कंट्रीज है जो जिम्बाब्वे के साथ बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पे ये क्या है? ये है मेडागास्कर,
जाम्बिया की बात करें तो जाम्बिया का पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था नदर्न रोडेशिया। पहले जाम्बिया का नाम क्या था? नदर्न रोडेशिया इसका नाम था। लेकिन 1964 में जैसे ही इसको इंडिपेंडेंस मिली, कौन सी कंट्री से इंडिपेंडेंस ली थी इन्होंने भी यूनाइटेड किंगडम से ही इंडिपेंडेंस ली थी। 1964 में जब इनको इंडिपेंडेंस मिली तब इसका नाम बन गया जाम्बिया। जाम्बिया नाम इसका पड़ा है, वहां पे एक रिवर है जाम्बेजी रिवर, वहीं से इसका नाम पड़ा है जाम्बिया। लेकिन इसका पुराना नाम क्या है? हिस्टोरिकली इसको किस नाम से जाना जाता था? तो हिस्टोरिकली इसको नदर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। हिस्टोरिकली नदर्न रोडेशिया के नाम से इसको जाना जाता था। कैपिटल है इसकी लोसाका और करेंसी है जाम्बियन कवच। नेक्स्ट स्टेप, विच कंट्री टू बी द ओपनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026? फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनर कंट्री कौन सी है? तो इसकी ओपनर कंट्री है मैक्सिको। मैक्सिको में ये स्टार्ट होने जा रहा है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। कौन सी डेट को स्टार्ट होगा? जून 11 को। जून 11 2026 में स्टार्ट होगा, 24 में नहीं है, 26 में है फीफा वर्ल्ड कप। तो उसकी अभी डेट्स अनाउंस करी गई है, तो डेट्स अभी अनाउंस हो चुकी है। तो अगर डेट्स अनाउंस हो गई है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जून 11 2026 को ये शुरू होगा फीफा वर्ल्ड कप। कहां से शुरू होगा? मैक्सिको से शुरू होगा। 3 कंट्रीज में होगा। मैक्सिको क्या है? ओपनर कंट्री है। मैक्सिको में कहां पे होगा? स्टेडियो एज़टेका। स्टेडियो एज़टेका में होगा, मैक्सिको में ये शुरू होगा। ओपनर कंट्री है, जून 11 2026 को होगा। और इसका जो फाइनल है, फाइनल वर्ल्ड कप कब होगा? फाइनल वर्ल्ड कप होगा 19 जुलाई को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के अंदर, न्यू जर्सी मेटलाइफ स्टेडियम में होगा। राइट, 19 जुलाई को होगा। इट मीन्स कि ये कब से कब तक होगा? जून 11 से लेकर जुलाई 19 तक ये चलेगा फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो है, राइट। तो इसके अलावा यूएस, कनाडा और मेक्सिको, ये 3 कंट्रीज इसको होस्ट कर रही है। 3 कंट्रीज के अंदर 16 होस्ट सिटीज है। और कौन सी 3 कंट्रीज में होगा? यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको में होगा। ओपनर कंट्री है मेक्सिको, और जो फाइनल है, फाइनल होगा यूएस में, न्यूयॉर्क में। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हु टॉप्ड इन ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024 अमंग इंडियंस? इंडियंस में से ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024 में टॉप किसने करा है? इंडियंस में, राइट। इंडियंस की बात हो रही है, तो इंडियंस में किसने टॉप करा है? इंडियंस में टॉप करा है हमारे मुकेश अंबानी जी ने, राइट। इंडियंस में इन्होंने टॉप करा है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रहे हैं सेकेंड पोजीशन में। रैंक फर्स्ट अमंग ऑल द इंडियंस एंड सेकंड ग्लोबली। ग्लोबली इनका रैंक है सेकंड इन द ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024। ये जो ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स है, ये क्या है? ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स मतलब होता है कि किसने अपने ब्रांड को अच्छे से मेंटेन करके रखा है। अभी भी उसकी पोजीशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो उसकी डिमांड है वो सेम है, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखा है, वो होता है ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स। इसको कौन रिलीज करता है? ब्रांड फाइनेंस इसको रिलीज करता है। और फर्स्ट कौन आए हैं ग्लोबली? ग्लोबली हमने देखा सेकंड तो आए हैं हमारे इंडिया के मुकेश अंबानी, लेकिन फर्स्ट कौन आए हैं? फर्स्ट आए हैं चाइना की टेंसेंट कंपनी के हैं ह्यूतांग मा चाइना के हैं जो आए हैं फर्स्ट ह्यूतांग मा है। सेकंड आए हैं ग्लोबली मुकेश अंबानी जी, राइट। इसके अलावा ब्रांड फाइनेंस की एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसका नाम है ग्लोबल 500 2024 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मुकेश अंबानी जी का जो जियो है, जियो वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड फ्रॉम इंडिया। इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बन गया है जियो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हु विंस बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड्स? बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड किसने जीता है? वो जीता है आरईसी ने, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक महारत्ना कंपनी है जिसने ये अवार्ड जीता है। अब अवार्ड किस लिए जीता गया है? क्योंकि इन्होंने अप्रैल 2023 में $750 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स इशू करे थे, जिसके साथ ही ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट इशूअर बन गई थी ग्रीन बॉन्ड्स की, राइट। इसीलिए इनको ये ग्रीन बॉन्ड्स अवार्ड जो है वो अभी दिया गया है। ये एक महारत्ना कंपनी है, 1969 में एस्टैब्लिश हुई थी।
नेक्स्ट कुछ स्पीसीज नहीं फाउंड आउट हुई है, स्पीसीज के बारे में सर्वे हुआ है या फाउंड आउट हुई है, उन स्पीसीज के बारे में पढ़ लेते हैं जो स्पीसीज अभी न्यूज में है। तो जो न्यूज में होती है स्पीसीज वो इंपॉर्टेंट होती है, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फर्स्ट है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ब्लैक नेक्ड क्रेन जिसका साइंटिफिक नाम है ग्रुस निग्रिकॉलिस। ग्रुस निग्रिकॉलिस इसका साइंटिफिक नेम है। तो वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसकी एक असेसमेंट करी है, एक सर्वे करा है ब्लैक नेक्ड क्रेन का, राइट। अब देखो ये जो स्पीसीज है ना, ये PIB से मैंने उठाई हुई है, राइट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो न्यूज होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वहां पे अगर किसी भी स्पीसीज का नाम आ रहा है या किसी भी अवार्ड का नाम या किसी भी चीज का नाम वहां पे आ रहा है ना, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर PIB से काफी क्वेश्चंस उठा लेते हैं, तो इसीलिए जो स्पीसीज है ये PIB की साइड से उठाई गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सर्वे के अकॉर्डिंग जो इन्होंने सर्वे किया है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड जियोलॉजिकल सर्वे जो हुआ है, इसके अकॉर्डिंग 2016-17 में, 2016 और 2017 में लद्दाख रीजन में जो ब्लैक नेक्ड क्रेन की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? वो थी अराउंड 66 टू 69। लद्दाख में 66 टू 69 इंडिविजुअल थे ब्लैक नेक्ड क्रेन के। अरुणाचल प्रदेश में इसकी टोटल कितनी पॉपुलेशन थी? अरुणाचल प्रदेश में इसके 11 इंडिविजुअल्स थे, राइट। 11 इंडिविजुअल्स आए थे विंटर मंथ्स में, राइट। ये है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ब्लैक नेक्ड क्रेन, इसकी नेक ब्लैक कलर की है, तो ये ब्लैक नेक्ड क्रेन है। तो अभी इसको कौन से शेड्यूल में रखा गया है इंडिया में? इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जैसे शेड्यूल है, शेड्यूल 1, 2, 3, तो उसमें इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 में जो स्पीसीज होती है उनको हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए होती है, मतलब ये अब आ गई है शेड्यूल 1 के अंदर। शेड्यूल 1 में इनको हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से शेड्यूल में एडेड है ब्लैक नेक्ड क्रेन, राइट। ब्लैक नेक्ड क्रेन इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके कौन से शेड्यूल में आती है? ये आती है शेड्यूल 1 में आती है। इसके अलावा अभी इसके जो ब्रीडिंग सीजन होता है, ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भी जो है एक इम्पोर्टेंट है, बनाया गया है। उसको रामसर साइट में भी ऐड कर दिया गया था दिसंबर 2020 में। नेक्स्ट चलते हैं डस्टर्ड अपोलो बटरफ्लाई। डस्टर्ड अपोलो बटरफ्लाई की तरफ। डस्टर्ड अपोलो बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? परनेशियस स्टेनोसेमस। परनेशियस स्टेनोसेमस, ये है इसका साइंटिफिक नेम। तो अभी रिसेंटली ये जो है बटरफ्लाई है, इसकी एक फोटोग्राफ ली गई है, फोटो ली गई है हिमाचल प्रदेश के चंबा से। चंबा में इसकी एक पहली बार ये देखी गई है, काफी टाइम बाद ये फर्स्ट टाइम देखी गई है, और इसकी एक फोटोग्राफ भी वहां पे ली गई है डस्टर्ड अपोलो बटरफ्लाई की। ये है क्या डस्टर्ड अपोलो बटरफ्लाई? ये रेयर हाई ऑल्टीट्यूड बटरफ्लाई है। 1890 में इसको डिस्कवर किया गया था। लद्दाख से वेस्ट नेपाल वाला जो एरिया है वहां पे इसको देखा जाता है, वहां पे अक्सर कर ये उड़ती हुई दिखाई देती है। 3500 से 4800 के 100 मीटर का जो ऑल्टीट्यूड है वहां पे ये उड़ती पाई जाती है। ये है डस्टर्ड अपोलो बटरफ्लाई। नेक्स्ट बात करते हैं अल्दाब्रा रेल की। अल्दाब्रा रेल, अब कई बार पता क्या होता है, ये जो स्पीसीज होती है इनका नाम पूछकर ऐसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि रिसेंटली ये न्यूज में रहा है, व्हाट इज इट, ये है क्या, किसका नाम है, किसी वेसल का नाम है, किसी स्पीसीज का नाम है, किसी कोई बर्ड की स्पीसीज है, एनिमल की स्पीसीज है, कौन सी है, तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। अल्दाब्रा रेल, अल्दाब्रा रेल का साइंटिफिक नाम क्या है? ड्रायोलिमास कुवीरी अल्डाब्रानस, राइट, ये है इसका साइंटिफिक नेम। अल्डाब्रा रेल क्या है? ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है। अल्डाब्रा रेल क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि 1,30,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था, मतलब ये खत्म ही हो गया था। बट अभी इसकी स्पीसीज दोबारा से रीअपियर हुई है थ्रू इटरेटिव एवोल्यूशन। इटरेटिव एवोल्यूशन के थ्रू इसकी एक नई स्पीसीज दोबारा से रीअपियर हुई है। इटरेटिव एवोल्यूशन क्या होता है, इस पे हम थोड़ी देर में आते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इटरेटिव एवोल्यूशन होता क्या है ये भी पूछने के चांसेस है इस साल, राइट। तो ये कहाँ की स्पीसीज है? मेडागास्कर की इंडिजिनस स्पीसी है जो कि अभी अल्डाब्रा में माइग्रेट हो चुकी है। मेडागास्कर कहाँ पे है? ये अफ्रीका जो है
अफ्रीका कंट्री है, इसके यहाँ साइड पे आता है मेडागास्कर। मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में यहाँ पे आते हैं अल्डाब्रा के छोटे छोटे जो है आइलैंड्स, कोरल आइलैंड्स है अल्डाब्रा के। तो ये मेडागास्कर से अल्डाब्रा में माइग्रेट हो गई थी। अब जब ओरिजिनल ये जो स्पीसीज थी वो क्या थी, वो उड़ती थी, वो फ्लाइटलेस नहीं थी, उसमें उड़ने की एबिलिटी थी, वो उड़ती थी। लेकिन जो अल्डाब्रा रेल अभी रिसेंटली इवॉल्व हुई है ना दोबारा से, इसी की जो स्पीसीज अल्डाब्रा रेल की ही दोबारा जो इवॉल्व हुई है स्पीसीज, ये क्या है, ये फ्लाइटलेस है। जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है वो क्या है, वो फ्लाइटलेस नहीं थी, वो उड़ती थी, लेकिन ये फ्लाइटलेस बर्ड है। तो ये इटरेटिव एवोल्यूशन के थ्रू यहाँ पे आया है। इटरेटिव एवोल्यूशन क्या होता है, अब चलते हैं इटरेटिव एवोल्यूशन पे। इटरेटिव एवोल्यूशन होता है जब एक स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन दोबारा से सेम ट्रेट वाली स्पीसीज, बिल्कुल उससे मिलती जुलती नियर आइडेंटिकल स्पीसीज जो है वो दोबारा से आई है, जिसमें से उसने कुछ जो है अपने जो फीचर्स है वो खो दिए हैं। जैसे ये फ्लाइटलेस थी, पहले उड़ती थी, अब ये फ्लाइटलेस होगी, मतलब उसी स्पीसीज की दोबारा से एवोल्यूशन हुई है, सेम ट्रेट्स है, उससे मिलती जुलती स्पीसीज है, बस ये उड़ नहीं सकती है, राइट। कुछ जो फीचर्स है वो ये खो चुकी है अपने पुराने फीचर्स, लेकिन स्पीसीज जो है वो सेम ही है, तो इसको बोलते हैं इटरेटिव एवोल्यूशन। मतलब कि सेम ट्रेट्स की है, नियरली आइडेंटिकल मिलती जुलती है, बट जो है कुछ वो अपने पुराने फीचर्स है वो खो चुकी है, उसको बोलते हैं इटरेटिव एवोल्यूशन। इटरेटिव एवोल्यूशन के थ्रू ये जो नई स्पीसीज है अल्डाब्रा रेल की ये आई है, विच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। तो इसमें याद हमने क्या रखना है, एक तो इटरेटिव एवोल्यूशन क्या होता है, दूसरा अल्डाब्रा रेल क्या है, एक फ्लाइटलेस बर्ड है, और इसकी जो ओरिजिनल स्पीसीज थी वो क्या थी, वो उड़ने वाली थी, एबिलिटी टू फ्लाई उसमें थी। तो ये कहाँ की इंडिजिनस है, ये मेडागास्कर की इंडिजिनस है, और अल्डाब्रा में ये माइग्रेट हो गई थी। ये है इसकी पिक्चर अल्डाब्रा रेल की। नेक्स्ट है हेयरी अर्थ टंग। हेयरी अर्थ टंग क्या है, ये एक फंगस है जिसका साइंटिफिक नाम है ट्राइकोग्लॉसम हिर्सुटम। हिर्सुटम, ट्राइकोग्लॉसम हिर्सुटम इसका साइंटिफिक नेम है। हेयरी अर्थ टंग ये क्या है, ये एक फंगस की स्पीसीज है, राइट। फंगस की स्पीसीज है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करती है, फॉरेस्ट सर्वाइवल में भी हेल्प करती है। ये है फंगस, हेयरी अर्थ टंग वाली जो फंगस है। नेक्स्ट ग्रैमी अवार्ड्स की बात करते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं 2024 में, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। तो इसमें कुछ अवार्ड्स हमें इंडियंस को भी मिले हैं, जैसे कि बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड, बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम का अवार्ड, या फिर एक और आया है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का अवार्ड। इसमें कुछ इंडियंस को भी अवार्ड दिए गए हैं। तो सबसे पहले इंडियंस के बारे में पढ़ लेते हैं। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है इंडियन म्यूजिशियन शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन जी को, इनके बैंड शक्ति के लिए। किसके लिए दिया गया है, शक्ति बैंड के लिए दिया गया है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन को। किस बैंड के लिए दिया गया है, तो शक्ति बैंड के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। सेकंड है बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल अवार्ड। बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल अवार्ड ये किसको दिया गया है, एज वी स्पीक को दिया गया है। एज वी स्पीक है किसका, ये बेला फ्लेक, जाकिर हुसैन, इगर मेयर, राकेश चौरासिया जी का, राइट। एज वी स्पीक को ये बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंट एल्बम का अवार्ड दिया गया है। एल्बम का नाम क्या है, एज वी स्पीक। सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड किसको, कौन से सॉन्ग को दिया गया है, ये बारबी का सॉन्ग है व्हाट वाज आई मेड फॉर। सॉन्ग का नाम क्या है, व्हाट वाज आई मेड फॉर। सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड इसको मिला है व्हाट वाज आई मेड फॉर, ईयर अवार्ड जो मिला है सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड बारबी से है। और ये किसका सॉन्ग है, ये है बिली एलिश का अवार्ड है, बी फॉर बिली, बी फॉर बारबी। बारबी से ही ये दिया गया है व्हाट वाज आई मेड फॉर सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, मिडनाइट। मिडनाइट को एल्बम बनाई थी तो इसीलिए एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो मिडनाइट्स को मिला है एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड। मिडनाइट्स किसकी है, टाइलर स्विफ्ट की है। फर्स्ट पर्सन बन गई है टू विन दिस कैटेगरी 4 टाइम्स। 4 टाइम्स इसी कैटेगरी में उसको ये अवार्ड मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड ये फ्लावर्स को मिला है। फ्लावर्स किसकी है, मिली साइरस की। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस अवार्ड ये मिला है पाश्तो को। पाश्तो किसकी है, बेला फ्लेक, इगर मेयर, जाकिर हुसैन एंड राकेश चौरासिया की। नेक्स्ट कुछ नई अपॉइंटमेंट्स हुई है, जैसे कि हमारे हेल्थ सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं। हेल्थ सेक्रेटरी अब कौन बन गए हैं, अपूर्व चंद्रा।
हेल्थ सेक्रेटरी कौन बन गया है? अपूर्व चंद्रा। पूरा हेल्थ का चेकअप करवाना है, अपूर्व से पूरा, पूरा हेल्थ चेकअप, हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। सेकंड है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी हमारे बने हैं संजय जाजू। जाजू जीजू, तो जीजू को पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी बने हैं संजय जाजू। सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी बने हैं आशीष कुमार भूटानी। आशीष कुमार भूटानी बने हैं हमारे सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन भूटानी, भूटानियों के साथ कॉर्पोरेशन, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कौन है? आशीष कुमार भूटानी। नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी बने हैं अनिल मलिक। अनिल मलिक बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी। मालिक बना दिया विमेन एंड चाइल्ड को। नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी बने हैं सुमिता दौरा। सुमिता दौरा बने हैं सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट ढूंढना है, लेबर करनी है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत दौरा करना पड़ता है, घूमना फिरना पड़ता है, दौरा। सुमिता दौरा। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं विजय कुमार। वाटरवेज जो हमारा होता है वो सबसे सस्ता होता है, जीत जाता है विजय हो गया वाटरवेज। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं विजय कुमार। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सेक्रेटरी कौन बने हैं? पी डेनियल। विजिलेंस वालों को कभी डिनाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि विजिलेंस की रेड पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगा। विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सेक्रेटरी बने हैं पी डेनियल। नेक्स्ट है सेक्रेटरी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बने हैं सेक्रेटरी रश्मि चौधरी CIC। C फॉर चौधरी, C फॉर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जो सेक्रेटरी है दैट इज रश्मि चौधरी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।